धन्यवाद। नमस्कार सभी मित्रों को, डैश पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए। वैसे तो मैं पर्चा लेकर पढ़ने का कभी आदी नहीं रहा, लेकिन उस तरह बोलते हुए बहक जाना स्वाभाविक होता है। और लोगों ने कहा कि आज बहकने का दिन नहीं है, तो मैंने 2 शब्द लिख लिए हैं, उसी का पाठ करूंगा। मंच पर आसीन दुनिया की सबसे नंबर 1 सहकारी संस्था के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंघानी जी और उसके प्रबंध निर्देशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, आदरणीय ममता कालिया जी, डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, इफ़को निर्देशक मंडल के सभी सदस्यगण, मेरे गांव से, मेरे पड़ोस से बड़ी संख्या में इस आयोजन के लिए इतनी ठंड में सवेरे सवेरे चलकर उपस्थित हुए हमारे सारे शुभचिंतक गण, और इस सभागार में इस शहर के और आसपास के समस्त हमारे साहित्यकार मित्रगण, हमारे विभागीय सहकर्मीगण, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे परिवार के सदस्य और खासकर मेरी श्रीमती जी, बहुत सारे मेरे प्रेरणा स्रोत जो हमारी कहानियों के उत्स होते हैं, रचनाओं के उत्स होते हैं, उनके मॉडल वही भी यहाँ आए हैं। उन सब का स्वागत करता हूँ। हमारे गांव के चौधरी साहब आए हैं, सोनू जी आए हैं, रामकरण जी आए हैं, और इस तरह हमारे पड़ोसी जो खुद भी उम्र उनकी 20-22 साल है, राकेश जी, जो खुद भी फिल्में बनाते हैं, अभिनय करते हैं, वो भी इतनी दूर से चल कर के आए हैं। हमारे सुल्तानपुर शहर से बहुत सारे मित्र आए हैं। उन सब का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। वह सारे लोग आज के इस अवसर पर हमें बधाई देने के लिए, इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए, मैं उन सब का आभारी हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक धन्यवाद ज्ञापन का प्रश्न है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों की प्राणों से प्यारी यूरिया खाद बनाने वाली संस्था इफ़को को, जिसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किसानी जीवन को, गांव के जीवन को प्रमुखता से लिखे जाने वाले साहित्य को पुरस्कृत करने की बात उन सबके मस्तिष्क में आई, और उसके साथ ही यह पुरस्कार इसी शहर के श्रीलाल शुक्ल जी के नाम से संचालित हो रहा है। यह इसी शहर में इस वर्ष हो रहा है, जो हमारी खुशी को दुगुना कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं राग दरबारी में क्या नहीं है। सहकारिता तो है ही है, थाना भी है, पुलिस भी है, स्कूल भी है, जो भी गांव जवार में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें लंगड़ भी हैं, नकल लेने के लिए दौड़ने वाले, आप सबने पढ़ा ही होगा। तो जैसे कहते हैं कि जो चीज़ महाभारत में नहीं है वो और कहीं नहीं है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं कि जो चीज़ राग दरबारी में नहीं होगी वो कहीं नहीं होगी। तो ऐसे शहर में पुरस्कृत होना और श्रीलाल जी के नाम से पुरस्कृत होना, ये अपने आप में मेरी खुशी को कई गुना बढ़ा देती है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा इस चयन समिति का,
इनकी अध्यक्ष वरिष्ठ कथाकार चित्रा मुदगल जी का और करदम सहित अन्य उन सारे सदस्यों का जिनका नाम अभी आप लोगों ने सुना, और जिन्होंने मेरा चयन किया। तो मैं समझता हूँ कैसे मेरा चयन हुआ। मेरी नज़र में मेरे कथाकार मित्र हैं देवेंद्र, वह कहते हैं कि खुद को कठोरता से और दूसरों को उदारता से परखिए। मैं मानता हूं कि इसी उदारता का परिणाम है कि मेरा चयन हुआ, अन्यथा मेरी लिखी हुई सामग्री तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि लेखक क्यों लिखता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तो है, लेकिन वो समाज से जुड़ता भी है, तभी वह सबके हित की बात उसमें निहित हो पाती है। तो स्वांतः सुखाय के साथ साथ सुरसर सम सबकर हित होई भी साहित्य में शामिल रहता है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि वो क्या लिखा जाए कि सुरसर सम सबकर हित होई। तो मेरे विचार से एक महाभारत में कथा आती है महाराजा रंतदेव की। राजा रंतदेव के राज्य में एक बार भीषण अकाल पड़ा, प्रजा भूखों मरने लगी। तो राजा ने अपना खजाना खोल दिया कि किसी तरह प्रजा के प्राण बच जाएं। प्रजा पालन की उनकी प्रतिबद्धता को देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र जल्दी प्रसन्न नहीं होते, वो तो सशंकित ही होते हैं, लेकिन इस मामले में प्रसन्न हो गए और राजा रंतदेव के सामने प्रकट होकर कहा कि प्रजा पालन से अर्जित पुण्य के फलस्वरूप आप स्वर्ग में चलिए और अनंत काल तक सुख भोग करिए, क्योंकि अब आप इसके अधिकारी हो गए हैं और मैं आपको लेने आया हूँ। रंतदेव ने जो कहा वह ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए। मैं चाहता हूं कि दुख से संतप्त प्राणियों के दुखों का नाश हो। लोक मंगल की यही कामना एक लेखक के लेखन का भी उद्देश्य होना चाहिए। उसके लेखन का सरोकार होना चाहिए। मैं जिस समाज में पैदा हुआ, जिस भूभाग में पैदा हुआ, उसी का सुख दुख मेरा भी सुख दुख है। मेरा सारा लेखन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, दलित, पीड़ित और स्त्री मुक्ति पर केंद्रित है। मैं भी अपने लेखन का उद्देश्य हर प्रकार के शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, असमानता, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, अभाव, अंधविश्वास, आडंबर, छल, पाखंड, भय और उत्पीड़न से मुक्त की राह तलाशने को मानता हूँ। इनके खात्मे की जमीन तैयार करना अपने लेखन का सरोकार मानता हूँ। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सबने सुना है सिख धर्म में, कि जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। अपने लिए तो दुनिया लड़ती है, अपने राज्य के लिए तो सारे राजे महाराजे लड़ते रहे हैं। जो लड़े दीन के हेत, जो गरीब के पक्ष में खड़ा होकर लड़ता है, वास्तव में वही वीर कहे जाने लायक है। तो इसी तर्ज पर मेरा कहना है कि जो गरीब, दुखियारे, पीड़ित के पक्ष में लिखता है, वही वास्तविक लेखक कहलाने लायक है।
जब मेरी रचनाओं में खेत, खलिहान, गाय, बैल, फौजदारी, मुकदमेबाजी, वर्ण संघर्ष, फर्जी इनकाउंटर जैसे प्रसंग आते हैं, तो ऐसा केवल मेरी मर्जी या मेरे चुनाव से नहीं होता। समाज ने जिन अनुभवों को प्राथमिकता देकर मेरे अंतःकरण में संजोया है, स्मृति का दरवाज़ा खुलते ही उन्हीं की भीड़ निकलकर कागज के पन्नों पर फैल जाती है। मैं चाहूं भी तो मेरे साहित्य में 5 सितारा होटल की जिंदगी नहीं आ सकती। किसी किटी पार्टी का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। किसी सौंदर्य प्रतियोगिता का विवरण मेरी रचनाओं में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे मेरा तादात्म्य नहीं बनता, इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं बनता। इसी तरह मेरा जेनुइन पाठक वही होगा जो इस दुनिया को और बेहतर बनाने का सपना पालता होगा, जो असमानता और अन्याय की यथास्थिति को बनाए रखने का पक्षधर होगा, वह मेरा पाठक नहीं हो सकता। लेखक जिस समाज की उपज होता है, उसी समाज के सौंदर्य के प्रतिमान लेखक के प्रतिमान भी बनते हैं। मुझे करीने से कटी हेज और फूलों से सुसज्जित पार्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है और आत्मीय लगता है बेतरतीब उगा हुआ जंगल। मुझे पट्टे में बंधा लाल जीभ लटकाए जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारा और आत्मीय मुझे अपने टोले का देसी कुत्ता लगता है। उसकी खुदमुख्तारी मुझे बहुत आकर्षित करती है। वह किसी का बंधुआ नहीं है जिसके दरवाजे पे आवाज़ लगने पे चाहेगा जाएगा और नहीं तो आवाज़ लगाते रहिए, वहीं से टुकुर टुकुर देखता रहे। मुझे गुलाब का फूल सुंदर लगता है, लेकिन मटर का फूल, चने का फूल, अरहर का फूल, सनई का फूल और निचाट ऊसर में अकेले खिला हुआ भटकटैया का बैगनी फूल भी बहुत अच्छा लगता है। उस फूल को परवाह नहीं रहती कि कौन मुझे देख रहा है, पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऊसर की गर्म हवा को झेलते हुए मुस्कराता रहता है, जितनी भी उसकी 4 दिन की जिंदगी रहती। ढाक का जंगल जब फागुन में महीने में फूल कर लाल हो जाता है और लगता है कि पूरे जंगल में आग लगी हुई है, तो उससे सुंदर दृश्य मुझे और किसी जगह के किसी उपवन का नहीं लगता है। मुझे बड़े बड़े दानों वाली सफ़ेद चीनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छे यूरिया के सफ़ेद झिलमिलाते दाने लगते हैं। मुझे गाय बैल के काले गीले थूथन बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी आँखें किसी मृगनयनी की आँखों से ज़्यादा पानीदार लगती हैं। मुझे पहनाई हुई गाय का थन बहुत सुंदर लगता है। मुझे जवान बछड़े का गुलाबी अंडकोश बहुत लुभाता है। मेरे लेखन में यूरिया खाद बार बार आती है, क्योंकि सन 64-65 से 73-74 तक के ज़माने में जब मैं अपने घर का खुद मुख्तार था और खुद खेती बाड़ी अपनी संभालता था, तो 10 किलोमीटर दूर से यूरिया की बोरी साइकिल के फ्रेम के बीच में डालकर लाता रहा हूँ। इसी तरह गाय बैल बार बार मेरे लेखन में आते हैं, क्योंकि मकरा नाम के एक देसी बैल ने मुझे हल जोतना सिखाया था। कथाक्रम के अपने सम्मान के अवसर पर भी अपने मकरे को मैंने याद किया था। आप कहेंगे कि बैल कैसे आदमी को हल जोतना सिखा सकता है, लेकिन यह सच है। जब मैं बहुत छोटा था, उम्र में भी और कद में भी
दर्जा 7 में पहुंचा था तभी मेरे पिताजी साधु हो गए थे और घर छोड़कर चले जाते थे तो बहुत बाद में लौटते थे, कभी महीनों में लौटते थे, तो घर का सारा खेती बाड़ी का काम मुझे ही संभालना पड़ता था। तो घर में अकेला पुरुष होने के नाते तब हल जोतने का काम भी मेरे मत्थे पर रहता था। मैंने कभी हल की मुठिया पकड़ी नहीं थी। माँ खेत में बैलों को ले जाकर हल नधवा देती थी। मकरा जोड़ी में दाहिने चलता था, वही तय करता था कि कहाँ तक सीधे चलना है और कहाँ मुड़ना है। मैं केवल हल की मुठिया थामे रहता था। उस समय मकरे ने मेरी जितनी मदद की उतना तो किसी आदमी ने नहीं की। वह यह भी सोच सकता था कि हलवाहा अभी बच्चा है, नौसिखिया है, चलो इसे पदाया जाए, लेकिन नहीं। इसलिए मकरे की छवि अंत तक मेरे मानस पटल पर अंकित रहेगी। इस सम्मान की प्रतिबद्धता गांव और किसान के जीवन पर लिखे गए साहित्य के प्रति है। ऐसे साहित्य के केंद्रीय पात्र उपेक्षित, किसान, मजदूर, दलित, दमित, वंचित जन होते हैं, जैसे राग दरबारी के लंगड़ और सनीचर, मैला आंचल के बालदेव और बावन दास, प्रेमचंद के घीसू, माधव, होरी और जुम्मन शेख, मेरी कहानियों के अधरंगी, महमूद, कुच्ची, केसर, पहलवान, पाले, पियारे, पाड़े। तो वास्तव में यह सम्मान इन्हीं पात्रों का सम्मान है जो अभिजन वर्ग के साहित्य से बहिष्कृत या तिरस्कृत रहते आए हैं। आज के ज़माने में जब मैं सुनता हूँ, अभी हमारे एमडी साहब बोल रहे थे कि अब उन्होंने नैनो यूरिया का आविष्कार कर दिया है और बहुत कम मात्रा उपयोग करके बहुत ज़्यादा लाभ वाली चीज़ प्रकट हो गई है, जिसको ढोना भी आसान है, उपयोग करना भी आसान है। तो अब हमारे जैसे लोगों को, जो हम साइकिल के फ्रेम में 50 किलो डालकर लेकर के आते थे, अब उनको इससे मुक्ति मिल जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो वास्तव में यह सम्मान इन्हीं पात्रों का सम्मान है जो अभिजन वर्ग के साहित्य से बहिष्कृत या तिरस्कृत रहते आए हैं। मैं यह सम्मान सादर अपने इन्हीं गंवाई पात्रों की ओर से ग्रहण करता हूं और इन्हीं को समर्पित करता हूं। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।